हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं वेव ऑप्टिक्स के इस नई वीडियो में। आज हम लोग मुख्यतः पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लेकिन आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में डिफ्रैक्शन पढ़ा था और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस पहले मैं उसके कराऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं उस पर। ठीक है, तो आइए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर कुछ बातें और कर लेते हैं, फिर हम पोलराइजेशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में डिफ्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। जितना मैंने आपको पढ़ाया सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में उतना ही जिक्र है, उतनी ही बातें, उससे ज़्यादा बातें नहीं हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने याद करिए जो बिल्कुल एक्सट्रीम वाले वेवलेट थे उनका आपने क्या निकाला था, पाथ डिफरेंस निकाला था, यदि आपको याद आ रहा होगा। और उसके बाद फिर पाथ डिफरेंस कितना आया था, साइन थीटा हम लोगों ने लिया था, उसके हिसाब से सारी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हम लोगों ने प्राप्त की थी। और हम लोगों ने एक चीज़ और निकाला था, हम लोगों ने एक निकाला था कि जो इंटेंसिटी है, बस इंटेंसिटी है और जो वो है फ्रिंज विड्थ है, वो जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वैसे वैसे कम होता चला जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट और डार्क के बीच की दूरी बराबर होती है, यहाँ वैसा नहीं होता। ये सब बातें हम लोग कल कर चुके थे, आपको पूरा याद हो। इसमें एक टॉपिक आपको दिखेगा एनसीईआरटी के अंदर, दैट टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैं जब आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। रे ऑप्टिक्स के वक्त में इस टॉपिक का जिक्र मैं आपसे करने वाला हूं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र तब मैं आपसे करूंगा। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिससे पता चलता रहे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइए डिफ्रैक्शन में, ये सब रिजॉल्विंग पावर के क्वेश्चंस हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि रिजॉल्विंग पावर के क्वेश्चन मैं आपको, रिजॉल्विंग पावर और रिजॉल्विंग पावर के क्वेश्चंस, ये दोनों जिक्र मैं आपसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही करने वाला हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि अ लीनियर अपर्चर हुज विड्थ इज 0.02 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, immediately in front of a lens of focal length 60 centimeter. The aperture of is illuminated normally by a parallel beam of wavelength फलाना, यानी 5 × 10⁻⁵ centimeter. The distance of the first dark band on diffraction pattern from the center. आपको याद है, आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। पहला डार्क फ्रिंज कितनी दूरी पे बनेगा? डार्क फ्रिंज के लिए y बराबर क्या आया था, n d लैम्डा बाई स्मॉल a, अगर आपको याद हो। ठीक, अब ये डार्क फ्रिंज की बात कर रहा है और पहले डार्क फ्रिंज की बात कर रहा है, फर्स्ट डार्क बैंड। तो अगर फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात कर रहा है भाई और बहनों, तो आप उठा करके n की वैल्यू 1 रख दीजिए। d कितना है, दूरी मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी है, इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये स्लिट है और यहां पर स्क्रीन है, इसके ठीक सामने रखा गया है। अगर यहां से पैरेलल बीम आएगी भाई और बहनों, तो ये इसके फोकस पे ही तो मिलेगी, यानी ये जो दूरी आएगी ये फोकल लेंथ के बराबर आएगी। आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी लेंस पे पैरेलल बीम्स आती हैं तो वो फोकस पे मिलती है। राइट, तो यहां पर फोकल लेंथ के बराबर ही स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी होगी, यानी ये जो फोकल लेंथ दे रखा है भाई और बहनों, दिस वन इज कैपिटल डी। कितना है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब 60 × 10 की पावर -2। 60 सेंटीमीटर का मतलब 60 × 10 की पावर -2। क्लियर है, समझ में आ गया, 60 × 10 की पावर -2। उसके बाद लैम्डा कितना है जी, लैम्डा है 5 × 10 की पावर -5। ठीक, और नीचे क्या आना चाहिए, स्मॉल a, स्लिट की विड्थ वो कितनी है, 0.2
0 to सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहां देखें तो ये चला गया, क्लियर। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 10 की पावर -2 आएगा कि नहीं आएगा, -2, और ये ऊपर चला गया तो ये 300 आएगा, ऊपर 300 आएगा और नीचे 2 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा और यहां 10 की पावर -5 आ जाएगा। ठीक, तो ये दो जाके 4 बना देगा और यहां 1.5 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। 5 इंटू 10 की पावर -5, अच्छा ये भी सेंटीमीटर में है तो यहां पर अपने को 10 की पावर -2 और लेके चलना है, तो यहां 10 की पावर -3 आ जाएगा। अल्टीमेटली इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आपको सेंटीमीटर में था, मैंने इसको मीटर में बदल दिया। देखो वेवलेंथ भी सेंटीमीटर में ही था, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, तो हमने मीटर में बदल लिया और काम हो गया। तो 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर आएगा या 1.15 सेंटीमीटर आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, नीट 2016। उसके बाद अभी तक डिफ्रैक्शन पे सवाल नहीं पूछा है, समझ लीजिए। तो बहुत चांसेस है कि 2021 में आपसे सवाल पूछे जाए, 2021 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसे ध्यान से समझिएगा। कहता है इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री when the light of wavelength 5000 angstrom is incident on the slit. The first secondary maximum is observed at an angle. सुनिए, फर्स्ट डार्क आ रहा है ना, फर्स्ट मिनिमम 30 डिग्री पे। याद करिए आप लोगों ने कैलकुलेशन पढ़ा था जब, तो मिनिमम के लिए साइन थीटा क्या पढ़ा था, मिनिमम के लिए साइन थीटा, याद करिए साइन थीटा पढ़ा था आप लोगों ने। अगर आपको याद हो या आपको ना याद हो तो ऐसे याद रखो कि भैया हमारा ए साइन थीटा आया था जो कि एन लैम्डा के बराबर आ रहा था, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया था, एन लैम्डा बाई ए। ऐसे ना याद हो तो ये याद रखो कि हमारा पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा आया था, याद करो, ए और बी के बीच का, तो एल लैम्डा बाई ए। तो साइन थीटा की जगह साइन 30 डिग्री हो गया। ठीक, ये डार्क के लिए चल रहा है, पहला डार्क है, कितने एंगल मिला 30 डिग्री पे। ठीक है, वेवलेंथ को रहने दो, वेवलेंथ बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम हमको चाहिए। अच्छा, तो यहां पर आ जाएगा साइन 30 बराबर लैम्डा बाई ए। ठीक ठीक उसी तरीके से वहां पर जो साइन थीटा आने वाला है भाई और बहनों, वो कितना आने वाला है, फर्स्ट सेकेंडरी। फर्स्ट सेकेंडरी के लिए क्या होगा भाई, मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या आता था, याद करो, n प्लस हाफ लैम्डा बाई ए, यही तो आता था। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, n की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखोगे तो 3/2 लैम्डा बाई ए आ जाएगा। ठीक, और लैम्डा बाई ए की वैल्यू कितनी है, साइन 30 है पुराने डेटा के मुताबिक। तो इस साइन थीटा के बराबर क्या आ गया, 3/2 इंटू में साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान हाफ होता है तो ये 3/4 बन गया। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/4, यानी थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 3/4। इसका मतलब पहला जो मैक्सिमा है वो कितने एंगल पे बनेगा, साइन इनवर्स 3/4 पे बनने वाला है भाई और बहन। देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि पहला डार्क कहां बनता है। पहला जब भी डिफ्रैक्शन में क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा क्लिष्ट क्वेश्चन नहीं बनता है भाई और बहनों, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, पूरे वेव ऑप्टिक्स में ही आसान बनता है, यंग में भी आपने देखा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 2 slits आर 1 mm अपार्ट एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। दो स्लिट के बीच की दूरी 1 mm है और 1 मीटर की दूरी पे स्क्रीन है। अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit with the central maxima of single pattern? समझिएगा,
कहता है कि हमने 2 स्लिट इस्तेमाल किया, तो यहां पर ब्राइट डार्क ऐसे सब बना होगा। और अगर मैं सिर्फ एक स्लिट से देखूं तो यहां पर बनेगा भाई सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा, है ना, याद आ रहा है, और इस तरीके से और सब मैक्सिमम। तो कहता है जितने दूर में सेंट्रल मैक्सिमा है बीटा नॉट, उतनी देर में दूर में इसके 10 फ्रिंज आ जाते हैं। देखो लिखा हुआ साफ साफ, कहता है what will be the minimum width of each slit obtaining 10 maxima of double slit within the central maxima। तो आपसे पूछ रहा है कि इस स्लिट की विड्थ क्या होगी, यानी ए पूछ रहा, अपर्चर पूछ रहा है इसमें। तो भाई इसके 10 फ्रिंज की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 10d लैम्डा बाई स्मॉल डी, याद करिए। और इसके एक की क्या आती थी, याद करो, 2d लैम्डा बाई स्मॉल ए, याद आ रहा कुछ। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का जो विड्थ आ रहा था 2d लैम्डा बाई ए, तो d लैम्डा से d लैम्डा कैंसिल हो गया, हमको चाहिए क्या, a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2d बाई में 10 या फिर d बाई में 5। d कितना है देख लो, स्मॉल d की जो वैल्यू दे रखी है आप उसे देख लीजिए, स्मॉल d 1 mm है, ठीक। 1 mm का मतलब ये हो गया कि यहां अगर 1/5 रख देंगे तो यह आ जाएगा 0.2 mm, ठीक। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई कफ टफ वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें, राइट, क्लियर। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसान हैं। एक क्वेश्चन ये देख लो, कहता है बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन सिंगल स्लिट वाइड ऑफ रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न एट 2 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के जो दोनों साइड में डार्क बनता है उनके बीच की दूरी बताओ। यानी वो क्या पूछ रहा है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ पूछ रहा है। भाई मैंने आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में बताया था, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में आपको मैंने बताया था कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ होती है, आपको याद है ना पैटर्न में क्या बनता था, पहले सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता था यहां पर, और इधर डार्क इधर डार्क। तो ये जो दूरी है इसी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या नहीं दिया है, फार्मूला नहीं दिया है, वो दूरी कितने के बराबर आ जाएगी, सोचो 2d लैम्डा बाई ए आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको लगा लेना सिंपल, ठीक है। तो इट्स नॉट बिग डील जहां पर ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन। मैंने अभी पूरे तरह से क्वेश्चंस और नहीं लगाए, एक आखिरी वीडियो में बनाऊंगा जहां पर इसके सारे क्वेश्चन मैं लगवाने वाला हूं, और भी क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि पोलराइजेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज पोलराइजेशन? पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, इसके बारे में आपको समझाते हैं। देखिए, पोलराइजेशन का सिंपल मतलब होता है टू रिस्ट्रिक्ट वाइब्रेशन in a single plane। समझ में आ गया? अगर आपको पोलराइजेशन का सीधा मतलब समझना है तो पोलराइजेशन का सीधा मतलब होता है किसी भी वेव के वाइब्रेशन को एक निश्चित प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर देना। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपके समझ में आएगा। यहां पर मैं आपके सामने नहीं इसको, यहां मैंने एक बोर्ड लिया, दिख रहा होगा आपको, और इस बोर्ड में मैंने एक दरार बना दी। क्लियर? ये दरार, ये क्लेफ्ट, हालांकि ये बहुत मोटी है लेकिन मान लो बहुत पतली है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस दरार से होकर के मैं एक डोरी को पार लगाऊंगा।
ये देखिए, थोड़ा खींच के पकड़िए, ज़्यादा खींची नहीं बस, हाँ दिख रहा है आपको। अगर मैं वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करूं तो वाइब्रेशन उस पार देखिए ट्रांसफर हो रहा है ना। लेकिन अगर वाइब्रेशन मैं ऐसे ऐसे करूंगा, अब ये तो चूंकि बहुत मोटा है ना, लीजिए, हाँ अब सही। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो वाइब्रेशन ट्रांसफर होगा, लेकिन मैं अगर ऐसे ऐसे करूंगा तो वाइब्रेशन ट्रांसफर नहीं होगा। आप सोचिए, मैंने डोरी को अगर ऐसे ऐसे हिलाया तो ये यहीं पर आकर के वाइब्रेशन रुक जाएगा। अगर ये वाइब्रेशन होगा तो उस पार चला जाएगा, लेकिन अगर मैं ये वाइब्रेशन करूंगा तो यहीं पर रुक जाएगा। यानी मैंने क्या किया है, इस डोरी का वाइब्रेशन इस क्लेफ्ट के अलोंग फिक्स कर दिया है। यानी अगर मैं इस डोरी को यूं वाइब्रेट कराऊंगा तभी ये उस पार जाएगा वाइब्रेशन, सोचो। लेकिन अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो ये वाइब्रेशन उस पार नहीं ऑब्जर्व होगा, नहीं ऑब्जर्व होने वाला। अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो ये यहीं पर फंस के रह जाएगा, यहीं तक वाइब्रेशन रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा। इस बोर्ड में बने क्लेफ्ट की मदद से मैंने क्या किया, डोरी को इजाजत दी कि वो सिर्फ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर प्लेन में ही वाइब्रेट कर सके। अगर हम ऐसे वाइब्रेशन कराएंगे तो नहीं जाएगा, हाँ थोड़ा ऐसे कराएंगे तो हल्का फुल्का जाएगा, महसूस करके देखो, थोड़ा सा चला जाएगा। ऐसे एकदम कंप्लीट जाएगा, और ऐसे वाला तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मैंने इस क्लेफ्ट की मदद से, इस दरार की मदद से, इस स्लिट की मदद से मैंने क्या किया कि जो वाइब्रेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और रिस्ट्रिक्ट करने की यह घटना ही क्या कहलाती है, पोलराइजेशन। क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। क्लियर। अब एक और सवाल है कि पोलराइजेशन की घटना सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में होगी। क्यों? अगर वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है और उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, यूं या यूं या यूं, कैसे भी, ऐसे वाइब्रेशन हो, ऐसे वाइब्रेशन, कैसे भी वाइब्रेशन, लेकिन अगर ये प्रोपेगेट कर रही है और प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, तभी पोलराइजेशन हो। अगर जिधर वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, तो पोलराइजेशन नहीं करा सकते। आप चाहे कैसे भी घुमा लीजिए, अगर वाइब्रेशन यूं हो रहा है तो सोचिए ये इसमें से पार हो जाएगा, चाहे किधर भी घुमा दीजिए। अगर आपने कोई ऐसा वेव लिया जिसमें वाइब्रेशन प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में हो रहा है तो उस पार चला जाएगा। ऐसा रखोगे, मीडियम पार्टिकल चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। आप सोचो कि यहां पर मीडियम पार्टिकल है, वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, तो चाहे कैसे भी रखो ये वाइब्रेशन तो उस पर चला ही जाएगा। लेकिन अगर वेव में वाइब्रेशन यानी मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है तो ये वाला तो नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला चला जाएगा। यानी आप रिस्ट्रिक्शन की घटना को, डंडिया ले आइए, ये रखिए, चला नहीं दे रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन की घटना को अंजाम कब देंगे? जब वेव का नेचर ट्रांसवर्स होगा। और वेव का नेचर ट्रांसवर्स होने का मतलब कि आप लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो नहीं करा पाएंगे, जो ट्रांसवर्स नेचर की वेव होगी आप उसी में करा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि आप साउंड में क्या पोलराइजेशन की घटना होगी, जवाब है नहीं। साउंड में पोलराइजेशन की घटना नहीं होती है भाई और बहनों, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है। लाइट में होती है क्या पोलराइजेशन की घटना? बिल्कुल होती है लाइट में पोलराइजेशन की घटना, क्योंकि लाइट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ठीक उसी तरीके से भाई और बहनों, कोई भी ट्रांसवर्स नेचर की वेव हो, जैसे एक्सरे हुई, कोई भी ईएम वेव हो, सबका पोलराइजेशन होता है। एक्सरे का भी पोलराइजेशन होगा, अल्ट्रावायलेट का भी होगा, गामा रे का भी होगा, सबका पोलराइजेशन होता है। तो आप सिर्फ उन्हीं के साथ पोलराइजेशन करा सकते हो जिनमें वाइब्रेशंस प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो, यानी ट्रांसवर्स वेव्स का ही पोलराइजेशन हो सकता है। यहां मुख्यतः मैं आपसे बात करने वाला हूं पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में।
लाइट भी एक ट्रांसवर्स नेचर की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। तो लाइट के अंदर भी पोलराइजेशन होता है, राइट। आइए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हम अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं, और फिर हम समझेंगे कि व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है और पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, आप समझ चुके होंगे। वैसे जिनमें पोलराइजेशन की घटना घट गई होगी उनको हम पोलराइज्ड लाइट कहेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब आप जरा गौर करिए कि कोई भी सोर्स है, मान लीजिए एक बल्ब है, वो बल्ब लाइट पैदा कर रहा है। अब यहां पर एक एटम होंगे या कई एटम होंगे। आपको याद होगा मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही क्या पैदा करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है। तो कोई भी बल्ब होगा, इनकैंडेसेंट बल्ब हो या सोडियम लैंप हो, कोई भी हो, अगर वो लाइट पैदा कर रहा होगा तो वहां पर एक मॉलिक्यूल या एक एटम नहीं होगा जो लाइट पैदा कर रहा होगा। लाइट पैदा करने वाले लाइट पैदा करने के लिए कई यहां पर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होंगे। यानी कि आप यह समझ सकते हैं कि कई तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो रही होगी। हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था तो यह पढ़ा था कि अगर E x में कर रहा है, B y में कर रहा है तो Z में E y में कर रहा था, B Z में कर रहा था तो वेव X में जा रही थी। याद आ रहा होगा आपको, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा हमने। अब जरूरी थोड़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड X में ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड Y में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड Z भी हो सकता है। तो मैक्सवेल के थ्योरी के मुताबिक E और B का कॉम्बिनेशन आएगा। एक बात और है यहां पर आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, आप दिल पे पत्थर रख के मान लीजिएगा, मैं इसका प्रूविंग आपको यहां पर नहीं कराने वाला, जरूरत नहीं है। विजिबिलिटी के लिए या विजिबिलिटी से रिलेटेड घटनाओं के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की जिम्मेदारी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार होता है। तो मैं यहां पर जब बात करूंगा पोलराइजेशन की तो मैं बी की चर्चा नहीं करूंगा, मैं ई की चर्चा करूंगा। आई विल टॉक अबाउट ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजिबिलिटी। ये फैक्ट एज इट इज आप एक्सेप्ट कर लीजिए, इसके हम लोग एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं है अपने को, राइट। इतना पूछा भी कभी नहीं जाता, ये बस एक आपको मैंने बता दिया कि विजिबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार होता है। तो अब आप सोचो, इस बल्ब से जब लाइट प्रोड्यूस हो रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर संभावित प्लेन में या हर संभावित डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही होगी। यहां पर मैं आपको कुछ दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये प्लेन बन गया, एक ये बन गया, एक ऐसे बन गया, ऐसे तमाम प्लेन्स होंगे ना, खूब ढेर सारे प्लेन होंगे। अब मैं क्या करता हूं, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ रही है सबका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेता हूं। कैसा कंपोनेंट? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अगर आप सोचो तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर यूं, और वर्टिकल मतलब इस बोर्ड के पैरेलल। तो यहां पर मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी थी सारे वाइब्रेशन को मैंने दो प्लेन में बांट दिया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है और यहां पर मैं डॉट से दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। समझ में आ गया? यूं मतलब एक का वाइब्रेशन ये है, एक का वाइब्रेशन। बाकी जितने इलेक्ट्रिक फील्ड थे, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, हमने क्या किया, उसका एक कंपोनेंट ले लिया हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट वर्टिकल, और जो वर्टिकल में थे उनका तो वर्टिकल में ही हुआ। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड थे भाई और बहनों, उन सभी को हमने दो कंपोनेंट्स में बांट लिया। हालांकि सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में वाइब्रेशन होगा,
क्लियर? सारे पॉसिबल डायरेक्शन में ऐसे डॉट बनाने का मतलब समझ जाइएगा ये वाइब्रेशन ऐसा है और हॉरिजॉन्टल वाला जो वाइब्रेशन है भाई और बहनों, वर्टिकल वाला वाइब्रेशन यूं है, मतलब इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है? अगर आप इसको देखेंगे 3D थोड़ा सा समझ पाओ तो देखो, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखो, ये प्लेन है वर्टिकल वाला और एक हॉरिजॉन्टल वाला प्लेन, समझ में आ रहा है? ये प्लेन है और इसका ये प्लेन, ये बोर्ड वाला प्लेन है और ये परपेंडिकुलर प्लेन है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये प्लेन। अगर मैं इस लाइट को किसी एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, किसी एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, मान लीजिए मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट वाला प्लेन आ गया, मतलब इस प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दूं, राइट? तो हम इसे कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे जी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यानी हमने एक पर्टिकुलर प्लेन में इस लाइट को पोलराइज कर दिया। ये वाला जो वाइब्रेशन था, जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन था, वो गायब कर दिया। कैसे गायब किया अभी बात करेंगे इस पे। अगर हमने कुछ भी करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो वाइब्रेशंस हैं, उनमें से एक वाइब्रेशन को गायब करके सिर्फ एक वाइब्रेशन को जिंदा रखा, यानी इस प्लेन में जो वाइब्रेशन था भाई और बहनों उसको खत्म कर दिया, सिर्फ इस प्लेन के वाइब्रेशन को जिंदा रखा, तो अब जो हम लाइट प्राप्त करेंगे इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट या सिंपली पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। इसी घटना का नाम क्या होता है? पोलराइजेशन। इसी घटना का नाम क्या है? पोलराइजेशन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो प्लेन उस मतलब मिला हमको, जिस प्लेन में लाइट मिली है, जिस प्लेन में लाइट मिली है उसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, जो भी बोलो, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जो नहीं गया, यानी ये लाइट खत्म हो गई, पोलराइज हो गई, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। यानी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा हम उसे कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और जो उस पार चला गया उसे कहेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? आइए मॉड्यूल में इतनी बात जो मैंने आपसे कर ली इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है? ये तो कल की बात है। ये देखो एक्स और वाई मतलब दिखाया गया है, ये वाइब्रेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है? ये सब लिखा हुआ है। ये देखिए यहां पर आपको दिखाया गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ये है, ठीक, और ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है जो आपको यहां पर शो किया गया। ठीक है? तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया। द प्लेन इन विच वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन लाई इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, and plane normal to the plane of vibration in which vibration takes place is known as plane of polarization। ठीक है? मैं यहां पर आप लोगों को एक YouTube की वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिससे एनिमेशन वीडियो है, जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा कि मामला क्या हो रहा है। ये देखिए मैक्सवेल की बात है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में जिक्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी। ये पीली वाली मैग्नेटिक फील्ड है, नीली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। सारी फेनोमेनॉन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया, राइट। ये दोनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये सब आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, आपको याद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। मैंने आपको बताया ना, विजिबिलिटी या विजन जो भी कहो यार, बात एक ही है, अंग्रेजी है, ठीक। तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, राइट, सिंपल। हम मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक तरह की ट्रांसवर्स वेव है, मैंने पहले भी बताया, ट्रांसवर्स वेव का ही पोलराइजेशन होगा भाई और बहनों। अब ये एक प्लेन ऑफ ऑसिलेशन को शो कर रहा है।
ऐसे कई प्लेन ऑफ ऑसिलेशन होंगे जो आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए, राइट। और एक ये सोर्स है, सोर्स के कई एटम कह लो या कई वो चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करते हैं। पता चला कोई ऐसे वाइब्रेशन पैदा कर रहा है, कोई ऐसे पैदा कर रहा है, कोई ऐसे पैदा कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। ये सब अलग अलग वाइब्रेशंस, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है भाई बहनों, ठीक है। तो कॉमन सोर्स ऑफ लाइफ है, इनकैंडेसेंस बल्ब है, कैंडल फ्लेम है, फ्लोरोसेंट, ये सब अलग अलग वाइब्रेशंस पैदा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये मैंने आपको बताया एज एन सोर्स, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट है ये, राइट, अनपोलराइज्ड लाइट है। मैंने पहले ही बताया कि जब सारे वाइब्रेशन होंगे, इनको हम क्या करेंगे, अगर एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो ये पोलराइज बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग प्लेन में है उसका कंपोनेंट देखिए निकाला जा रहा है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया गया। कौन कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को बांट दिया। और ये जो डॉट है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे दिखा रहा है, और ये बोर्ड के प्लेन में है। वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर मतलब यही पेपर होगा ना, और ये कौन सा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक, क्लियर हो रहा है। अब पोलराइजेशन हम कराने जा रहे हैं। पोलराइजेशन कराने के लिए हम लोग इस पूरी अनपोलराइज लाइट को इसको गुजारते हैं, ठीक है, और किसी से गुजारते हैं, उससे में क्या मतलब है। और देखिए ये पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट, क्लियर है। अब ये हम बाद में बात करेंगे पोलराइजर वगैरह के बारे में, फिलहाल आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। तो पोलराइजेशन की घटना क्या होती है उसके बारे में मैंने आपसे डिटेल बात कर ली। अब सवाल यह होता है कि पोलराइजेशन हम कराएंगे कैसे, ठीक, मेथड ऑफ पोलराइजेशन क्या है। तो भाइयों और बहनों, यहां पर जो मेथड ऑफ पोलराइजेशन है, मेथड ऑफ पोलराइजेशन है, ठीक है। इसमें हम लोग पोलराइजेशन में जो बात करने वाले हैं, यहां पर 4 मेथड के बारे में बात करेंगे। हालांकि ज्यादातर मैं इन्हीं 3 पे चर्चा करूंगा जो हमारे यहां जिक्र है। पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन यूजिंग पोलराइजर, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन भी करेंगे, ऐसा नहीं है, रिफ्रैक्शन में भी पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन स्कैटरिंग और पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं पोलराइजेशन कराने जा रहा हूं एक पोलराइजर की मदद से बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब समझिए थोड़ा सा क्या है, देखिए कुछ खास किस्म के कंपाउंड या क्रिस्टल होते हैं। कौन भाई और बहनों, कंपाउंड या क्रिस्टल होते हैं जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती। देखो पहला मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, यूजिंग पोलराइजर, यूजिंग पोलराइजर, पोलराइजर यूज करेंगे हम, ठीक। और पोलराइजर यूज करेंगे, यहां पर जो घटना का नाम है वो नाम है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की मदद से हम पोलराइजेशन कराएंगे। किसकी मदद से, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की मदद से। अब ये बला क्या है समझिए, कुछ ऐसे कंपाउंड या क्रिस्टल होते हैं जिनके अंदर जब लाइट जाती है तो वो 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक लाइट कहलाती है ऑर्डिनरी लाइट और एक कहलाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट। और इनकी यह खूबी होती है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट जो होती है इसके सारे वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिवाय एक प्लेन में मौजूद वाइब्रेशन के। एक सर्टेन प्लेन होगा जिसके वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको जाने देते, बाकी सबको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं भाई और बहनों। इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करना। क्या करना, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करना। और एक लाइट रे का 2 लाइट में बढ़ जाना
कहलाता है डबल रिफ्रैक्शन की घटना। क्या कहलाता है? डबल रिफ्रैक्शन। और इस तरीके से जो प्रॉपर्टी शो हो रही है इसको हम कहते हैं डाइकोरिज्म। क्या कहते हैं? डाइकोरिज्म। क्लियर कट बात है। मैं बहुत डिटेल और डेप्थ में नहीं जा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी जिस लेवल पे चल रही है मैं उसी लेवल पे चल रहा हूं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डबल रिफ्रैक्शन की घटना होती है या कह लो डाइकोरिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और उस डाइकोरिज्म की प्रॉपर्टी की वजह से वो सारे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सिवाय कुछ वाइब्रेशन के, और इस घटना को सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इस क्रिस्टल का नाम होता है पोलेराइजर। क्या नाम होता है जी? पोलेराइजर। जो पोलराइजेशन करा दे, जो पोलराइजेशन करा दे हम उसे क्या कह देंगे? पोलेराइजर। तो दिस क्रिस्टल इज पोलराइजर। ये इसकी खासियत है, ये इसकी खूबी है। अगर आपने किसी पोलराइजर से गुजारा, डाइकोरिज्म पोलराइजर के अंदर मौजूद है, सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्टेन प्लेन में वाइब्रेशन ही इस क्रिस्टल के उस पार आ पाता है। राइट? क्लियर है? इसे करके बताते हैं। अभी पहले आपको मोटी मोटी बात बता दी। अब पोलराइजर के तौर पे कौन कौन होता है उसका जिक्र मैंने किया है। टूरमैलिन क्रिस्टल, राइट? टूरमैलिन क्रिस्टल एक कंपाउंड है जो कि पोलराइजर की तरह काम करता है। निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो इसी तरह का पोलराइजेशन करता है। और एक है पोलरॉयड। पोलरॉयड क्या चीज है एक्चुअली? मार्क हर्पेद नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देखा कि ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना टूरमैलिन वगैरह के, वो छोटे छोटे होते हैं। तो उन्होंने क्विनाइन आयोडोसल्फाइड, आयोडीन इंप्रेग्नेटेड पॉलीविनाइल अल्कोहल, क्विनाइन आयोडोसल्फाइड का इन्होंने क्या किया कि एक शीट बनाया जो बिल्कुल पोलराइजर की तरह काम कर रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? पोलरॉयड। तो यहां पर 3 पोलराइजर है, एक टूरमैलिन क्रिस्टल है, निकोल प्रिज्म है और पोलरॉयड है, जिसमें इस तरह की घटना घटती है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब ये कोई भी पोलराइजर है। यहां पर ये स्ट्रक्चर बनाने के पीछे मतलब यह है कि टूरमैलिन क्रिस्टल वगैरह सब ऐसी स्ट्रक्चर का पाया जाता है आपको। अब होता क्या है इस स्ट्रक्चर के अंदर समझिएगा। ये ऑर्डिनरी लाइट जाएगी, और जब ऑर्डिनरी लाइट जाएगी तो हमने क्या किया कि इस टूरमैलिन क्रिस्टल को काटा है। ये जो एक्सिस कहलाता है ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस कहलाता है। ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिक एक्सिस कह लो या क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस भी कहते हैं। ये टूरमैलिन क्रिस्टल का एक खासियत है, अगर आप उसके क्रिस्टल को ऐसा काटोगे तो एक एक्सिस सा निकल के आएगा। अब यहां से एक ऑर्डिनरी लाइट आ रही है जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये बाकी सारे भाई 2 ही कंपोनेंट में मैंने बांट दिया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वो कंपोनेंट जो इसके एक्सिस के अलोंग होगा उसको ये पार जाने देगा, बाकी इस वाले एक्सिस को, जैसे बिल्कुल अभी आपने दरार बनाई थी याद करो, तो इस वाले वाइब्रेशन को जाने दे रहा था लेकिन इस वाले वाइब्रेशन को नहीं जाने दे रहा था। ठीक वैसे ही ये क्या करेगा, इस वाले वाइब्रेशन को जाने देगा, इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले वाइब्रेशन को यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेगा। और कैसे एब्जॉर्ब करेगा इसका मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया है भाइयों और बहनों, इसका जिक्र मैंने यहां पर कर दिया है, ये देखो। ठीक, ये घटना घटती है डबल रिफ्रैक्शन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो जब भी कोई लाइट एक पोलराइजर से होकर के गुजारी जाएगी तो उसका जो एक्सिस होगा उसके अलोंग वाइब्रेशन उस पार चला जाएगा, ऑप्टिकल एक्सिस, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा या किसी एंगल पे, परपेंडिकुलर जो होगा वो तो जाएगा ही नहीं, जो परपेंडिकुलर वाला होगा सिर्फ ये वाला वाइब्रेशन उस पार जाता है। समझ में आ रहा है? एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कहते हैं कि यहां पर लाइट की इंटेंसिटी सपोज कर लीजिए इंसिडेंटिंग है I, तो इस पार जाने पर भाई आधी फील्ड कट गई ना, आधी कंपोनेंट कट गया, आधा कंपोनेंट बचा, तो जो इस पार निकल के आता है वो निकल के आता है I/2। याद रखिएगा, जो इंटेंसिटी पोलराइजर के पार जाती है हम उसे, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, अगर आपने एक अनपोलराइज्ड लाइट लिया और उसको पोलराइजर से गुजारा
तो पोलराइजर से गुजारने के बाद जो वाइब्रेशन बचता है, यानी जो पोलराइज लाइट होती है, उसकी इंटेंसिटी I/2 होती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? आपको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एनर्जी के लिए कौन जिम्मेदार था? इलेक्ट्रिक फील्ड जिम्मेदार था कि नहीं? एनर्जी इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन कटेगा तो इंटेंसिटी भी आधी हो जाती है। अब यह बात चेक करने का एक तरीका होता है कि पोलराइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए हम करते क्या हैं, इस टूरमैलिन क्रिस्टल या पोलराइजर के आगे एक और पोलराइजर लगा देते हैं, और इसका ऑप्टिकल एक्सिस, अगर मैं इसके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल रख रहा हूं तो जो लाइट यहां से निकल रही है वो यहां मिल रही है। लेकिन अगर मैंने परपेंडिकुलर घुमा दिया तो पता चला यहां लाइट मिलना बंद हो गई। अगर यह पोलराइज नहीं हुआ होता, यह भी इसकी तरह होता, जैसे अनपोलराइज लाइट की तरह अगर यह होता, तो अगर 90 डिग्री घुमा दिए हो, यह वाइब्रेशन नहीं मिलता तो यह वाला वाइब्रेशन मिलता कि नहीं मिलता? समझिएगा, हमने ऑर्डिनरी लाइट को लिया, पोलराइजर लगाया, यह वाइब्रेशन उस पार गया, ये वाला, ये वाइब्रेशन। अब मैंने परपेंडिकुलर लगा दिया तो ये जाने देगा? नहीं जाने देगा। अगर ये पोलराइज नहीं हुआ होता, यानी इस तरह से होता, तो ये वाइब्रेशन भी होता और ये वाइब्रेशन भी होता यहां पर, और इस पार ये वाइब्रेशन तो नहीं मिलता लेकिन ये वाइब्रेशन मिल जाता ना, पर ऐसा हुआ नहीं। तो हम एक पोलराइजर से पोलराइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसे चेक करने के लिए एक दूसरा पोलराइजर लगा करके इसे चेक कर सकते हैं। इस दूसरे पोलराइजर को हम कहते हैं एनालाइजर। क्या कहते हैं? एनालाइजर। है ये पोलराइजर ही, लेकिन अब इसे पोलराइजर बोलना ठीक नहीं है क्योंकि पोलराइजेशन तो हो ही चुका है। अब हम इसे कहते हैं एनालाइजर। क्या कहते हैं? एनालाइजर। क्लियर? तो पोलराइजेशन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए जब आपने पढ़ा, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन से जब पोलराइजेशन आपने किया तो आप समझ पा रहे हैं कि एनालाइजर से हमने चेक कर लिया। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे और ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एक लॉ है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये है पोलराइजर। बहुत ध्यान से समझिएगा और जैसा मैं बना रहा हूं आप चाहिएगा तो वैसा बना भी लीजिएगा। दिस इज द पोलराइजर। यहां पर हमने ऑर्डिनरी लाइट ली जिसके दोनों वाइब्रेशंस मैंने लिए, हॉरिजॉन्टल वाले और वर्टिकल वाले। इंटेंसिटी आई, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इस पार गए तो इस पार जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन थे भाई और बहनों वो कट गए। ठीक, कट गए। इसकी जो इंटेंसिटी आई, दैट इंटेंसिटी इज I/2। ठीक, ये हमने I0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट में बदल चुका है। इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब आप एनालाइजर से गुजारते हैं, इस प्लेन पोलराइज लाइट को जब आप एनालाइजर से गुजारते हैं तो इसके लिए मैलस ने एक नियम दिया है जिसे लॉ ऑफ मैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मैलस। मैलस के नियम का कहना यह है कि अगर आपने पोलराइजर की एक्सिस से, किसके? पोलराइजर की एक्सिस से एनालाइजर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, थोड़ा सा एंगल घुमा दिया, जैसे मान लीजिए ये बना दिया, ये कौन है? एनालाइजर। तो यहां से निकलने वाली जो लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी वो नहीं होगी जो इंटेंसिटी एनालाइजर से निकल रही है, तो इसको IA कर लो या I' कर लो, जो कर लो। जो एनालाइजर से निकलने वाली लाइट है उसकी इंटेंसिटी I0 के बराबर नहीं होगी। वो जो इंटेंसिटी है एनालाइजर से निकलने वाली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है cos स्क्वायर थीटा के। यानी आपने जितना एंगल एनालाइजर को घुमाया है
ये पोलराइजर का एक्सिस है, ऑप्टिकल एक्सिस है, और ये एनालाइजर का ऑप्टिकल एक्सिस है। तो पोलराइजर के रिस्पेक्ट में आपने जितना एंगल घुमाया है उसके कॉस स्क्वायर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसे भी यहीं पर समझ लो, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपसे करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए, जब यहां पर लाइट आई पोलराइज, तो मान लीजिए उसका एम्पलीट्यूड ए है, ये जो वाइब्रेशन है, मान लो मैक्सिमम वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड कितना है ए, तो यहां पर जो इंटेंसिटी आई नॉट है दैट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आपको यह बात पता है पहले से ही, मैंने आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पहले ही बता दिया था कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टिव। जब यहां पर पहुंचा तो ये एम्पलीट्यूड देखो कितना था, समझना ए, लेकिन इस पार यहां जो लाइट आ रही है इसका एम्पलीट्यूड ए नहीं है भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि आप वही कंपोनेंट को पार होने देंगे एम्पलीट्यूड के, जो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा, जो इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा। एम्पलीट्यूड का वही कंपोनेंट पार होगा, यानी वही वाइब्रेशन का उतना ही एम्पलीट्यूड पार होगा, वाइब्रेशन का उतना ही एम्पलीट्यूड पार होगा जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा। जो परपेंडिकुलर होगा यानी ए साइन थीटा है, ये तो पार नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए डैश बराबर में ए कॉस थीटा। नहीं समझे आप, लग रहा है बहुत सिंपल है। ए एम्पलीट्यूड का आ रहा था पर ए नहीं पार होगा, क्योंकि ये उन्हीं को पार होने देता, उन्हीं वाइब्रेशंस को पार होने देता है जो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल अलोंग। अब ये जो ऑप्टिकल एक्सिस है इसके अलोंग कंपोनेंट देखोगे तो ए कॉस थीटा, तो जो उस पार लाइट निकली एनालाइजर से वो के ए डैश स्क्वायर होगी भाई और बहनों, और ए डैश का मतलब हो गया ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर भाई और बहनों। तो आई एनालाइजर कितना आ गया, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और के ए स्क्वायर क्या है, आई नॉट है, तो आई ए बराबर में क्या हो गया, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से एनालाइजर से निकलने वाले लाइट की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई कॉस स्क्वायर थीटा के। तो आई ए एनालाइजर से निकलने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है वो है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जो और ये याद रखिएगा ये इंटेंसिटी किसकी है, ये प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है, ये ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि यह इस लाइट की इंटेंसिटी इसकी भाषा में लिखिए तो आप क्या लिख दोगे बताओ, आई ए बराबर में आ जाएगा आई बाई में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा, इन दोनों फॉर्मूले में आई नॉट और आई क्या क्या है ये याद होना चाहिए। ये ऑर्डिनरी लाइट की इंटेंसिटी है और ये पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है। तो भाई और बहनों ये जो लॉ था इसे कहते हैं लॉ ऑफ मैलस, लॉ ऑफ मैलस। और आप समझ चुके होंगे अगर आपने 90 डिग्री रोटेट कर दिया भाई और बहनों तो 90 डिग्री रोटेट करने से इंटेंसिटी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, और आनी ही चाहिए। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ मैलस क्या है। और लॉ ऑफ मैलस के साथ जो पहला तरीका था ये देखिए पूरा किया हुआ है, ए नॉट कॉस थीटा है ना, के ए स्क्वायर। आप चाहें तो वो फिगर जैसे ये फिगर बना हुआ है यहां ए कॉस थीटा दिखाया हुआ है, मैंने जो यहां पर बनाया है आप इसे छाप सकते हैं बढ़िया से, पहले पूरा डिस्क्राइब कर दिया, ठीक। तो आप इसे बना लेना ज्यादा अच्छा होगा। आइए इसको थोड़ा सा मैं वीडियो में भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा वीडियो देखिएगा तो और अंदाजा लगने वाला है आपको कि पोलराइजर में किस तरीके से पोलराइजेशन होता है। मैंने बताया था क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कहते हैं या ऑप्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। जो लाइट उस पार निकली उसे मैं प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं या सिंपल पोलराइज लाइट भी कहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि आप प्लेन पोलराइज लाइट ही कहेंगे,
क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेन में है तो इसलिए हम इसको प्लेन पोलराइज लाइट बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अनपोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। ये दिखा रहा है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, समझ में आ गया होगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये वाला वाइब्रेशन कट गया तो उसे हम क्या बोलते थे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, जिसमें वाइब्रेशन बचा हुआ है वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, और जो कट गया वो उसका पोलराइजेशन हो गया, वो चला गया इस दुनिया से। जिसका पोलराइजेशन हो गया वो यही है, ठीक। वो मैंने आपको दिखा भी दिया, ठीक है। आई होप आपको पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव, अब देखिए इंटेंसिटी मैंने बताई थी, यहाँ आई नॉट होगा तो यहाँ मतलब ये मैंने उल्टा लिख दिया था। ये उल्टा क्या, मैं जो चाहो वो लिख दो, यहाँ आई लिख दो, यहाँ आई नॉट लिख दो, यहाँ आई नॉट लिख दो, आई लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये एनालाइजर से देखो गुजारा जा रहा है इसको चेक करने के लिए, तो एकदम धुआंधार आर पार जा रहा है। अगर इसका एक्सिस पैरेलल हुआ तो ठीक है ना, ये पास एक्सिस है उसका देखो पैरेलल हुआ तो, समझ में आ गया, क्लियर। राइट, या तो आप इसे 0 डिग्री कह सकते हैं या 180 डिग्री कह सकते हैं। इंटेंसिटी वही आएगी जो यहां आएगी इंटेंसिटी, क्योंकि कटा नहीं ना, कोई एम्पलीट्यूड नहीं कटा होगा, आप सोचो। लेकिन अगर थीटा घुमा दोगे तो इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, ये देखो कम होती जा रही, दिख रही है इंटेंसिटी कम हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जब एनालाइजर से एकदम 90 डिग्री पे घुमा देंगे, एकदम 90 डिग्री पे देखो घुमा दिया तो क्या होगा, ये देखो मिलेगी ही नहीं लाइट, ये देखो दिख रहा है आपको। तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल ये एनिमेशन है जो मैं आपको दिखा, ये यूट्यूब वीडियो है भैया, सीधे आप कहीं भी पा सकते हैं, यूट्यूब पर आप देख लेना, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। लेकिन उसकी जरूरत क्या है मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो पहला मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया भाई और बहनों कि यहां पर किस तरीके से पोलराइजेशन किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन की। जरा गौर करिएगा पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन क्या। अगर आप कोई भी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लें, जैसे आप ले लें ग्लास, ले लें कुछ भी ले लें, अरे कुछ ले लो, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहां हवा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक। जब यहां पर लाइट इंसिडेंट होती है, ये नॉर्मल है, यहां जब लाइट इंसिडेंट होती है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप देखेंगे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और कुछ रिफ्रैक्ट होती है। गड़बड़ बना दिया मैंने, फिर से बनाता हूं, थोड़ा सुंदर सुशील नहीं था इसीलिए मैं सुंदर और सुशील बनाने की कोशिश करूंगा। ये लो, सबसे पहले मैं ये लाइट बनाऊंगा, हाँ। तो ये लाइट गिरी और ये लाइट गई, ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड लाइट। अब यहां पर मैंने क्या किया भाई और बहनों कि यहां पर ऑर्डिनरी लाइट भेजा। कैसा लाइट, ऑर्डिनरी, वही ये शो कर रहा है, ठीक। जो ये वाला वाइब्रेशन है, अब भाई ये है ना वाइब्रेशन, वो प्लेन के पैरेलल है, और ये जो डॉट वाला वाइब्रेशन है वो प्लेन के कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। अरे भाई ये वर्टिकल वाला, ये हॉरिजॉन्टल, अब पेपर पे नहीं समझ में आएगा, समझिएगा। हमारा सरफेस ऐसे है, एक वर्टिकल वाला वाइब्रेशन होगा, अरे यार, और एक हॉरिजॉन्टल वाला वाइब्रेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
कोई भी इन दोनों में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई भी ले सकते हैं। क्लियर? हमने एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे देखा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस पे देखा, कुछ एंगल हम धीरे धीरे चेंज करते जा रहे थे, तो हमको यह दिख रहा था कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो तो हमें ऑर्डिनरी प्राप्त हो रही थी, लेकिन 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 जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है उसमें से कुछ लाइट पोलराइज्ड होती जा रही थी और कुछ लाइट ऑर्डिनरी थी। अभी मैं इसको मिटाऊंगा अभी, मतलब कुछ लाइट आपको पोलराइज होती हुई दिख रही है इस तरीके से। एक वाइब्रेशन वो कटता चला जा रहा है, राइट? समझ में आ रहा है? जैसे जैसे एंगल चेंज करते जा रहा है वैसे वैसे करता जा रहा है। एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको दिखा कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे पूरी पूरी पोलराइज हो गई, पूरी पूरी पोलराइज हो गई, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड लाइट। उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजिंग एंगल, या फिर हम कहते हैं इसी को ब्रेविस्टर्स एंगल। अभी मैं बताऊंगा ब्रेविस्टर्स क्यों नाम आया, ब्रेविस्टर एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसको मैं एनिमेशन के जरिए थोड़ा ढंग से दिखाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगी बात मेरी, है ना, क्योंकि यहां पर बहुत क्लियर कट इसका प्रेजेंटेशन किया गया है। देखिए ये देखिए, ये एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और ये आपके पास पोलराइजेशन ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब वही कोई डेंसर मीडियम है, और यहां से लाइट टकराई है और ये देखो कुछ एंगल पे हमको दिख रहा है कि ये वाले वाइब्रेशन पैरेलल वाले ये हो गए, ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला तीर वाला, और ये डॉट वाला पैरेलल टू द सरफेस। याद रखिएगा ये पैरेलल होगा, अरे वर्टिकल है ना तो ठीक पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर। चलो अरे सिम ठीक है, हाँ यहां पर देखो ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ये पैरेलल टू द सरफेस है। ये देखो ना पैरेलल टू द सरफेस नहीं आएगा क्या? सोचो तो, अंदर अंदर ले जाओ और ये पैरेलल आ जाएगा। अब ये 3D में समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ लो, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। ये प्लेन है और ये वाइब्रेशन है, तो ये कैसे हो गया? पैरेलल, पैरेलल हुआ ना, पैरेलल, और ये वाला परपेंडिकुलर। अरे जो वर्टिकल प्लेन में होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अरे यार ये हॉरिजॉन्टल ही तो सरफेस होगा। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चूंकि क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है कि यहां पर जो वाइब्रेशन तीर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो कौन से हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ एंगल पे कुछ देखो डॉट्स मिल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाले हैं, वो तीर वाले, और ये पैरेलल टू द सरफेस वाले, यानी पैरेलल टू द सरफेस वाले वाइब्रेशन आपको मिल रहे हैं। सरफेस के पैरेलल वाले, परपेंडिकुलर वालों का पोलराइजेशन होगा, कुछ का, सभी का नहीं, पार्शियल हुए, ये पार्शियल हुए, क्लियर, पार्शियली पोलराइज्ड हुए। अब ये एंगल आप चेंज करते जा रहे हो, ठीक है ना, और ये लगभग इसमें तो बहुत कम होता है, इक्का दुक्का कहीं होता है तो होता है, वरना इसमें नहीं होता, रिफ्रैक्टेड लाइट रे में नहीं होता। अब एंगल देखो चेंज किया, एक सर्टेन एंगल पर क्या हुआ, पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो गई, पोलराइज्ड हो गई भाई और बहनों, पैरेलल टू द सरफेस वाइब्रेशन बचे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस सर्टेन एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है ना, ब्रेविस्टर एंगल या पोलराइजेशन एंगल या पोलराइजिंग एंगल, जो भी आप कह लो। अब आपको मैं यहां पर बता देता हूं इसके बारे में। इस एंगल को लेकर के ब्रेविस्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया जिसे ब्रेविस्टर्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेविस्टर्स लॉ। और ब्रेविस्टर्स लॉ क्या कहलाता है, क्या है? वो कहता है इस एंगल का
जो टेंजेंट होगा यानी tan IP इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, राइट। अगर मैं इसको μ2 बोलूं जो कि μ के बराबर है और ये μ1 है जो कि 1 के बराबर है, तो ये tan IP इज इक्वल टू μ2 बाई में μ1 या बेटर से μ। ये ब्रेविस्टर्स लॉ है। अगर आप ब्रेविस्टर्स लॉ को फॉलो करते हो और ये आपको एंगल पता चल जाए तो आप इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, समझिएगा। इसे मैं लिख देता हूं sin IP बाई में cos IP बराबर में म्यू। कोई दर्द नहीं है, ठीक। अच्छा, क्या ये भी IP होगा कि नहीं होगा? sin IP बाई में cos IP। अच्छा, अगर मैं स्नेल का नियम लगाऊं आपके सामने, स्नेल का नियम लगाऊं तो मैं क्या लगाऊंगा बताओ? स्नेल के नियम के हिसाब से sin IP बाई में अगर मैं इस एंगल को R बोलता हूं तो sin R बराबर में क्या होना चाहिए? म्यू। अरे μ2 बाई μ1 या म्यू। यह ब्रेविस्टर का लॉ है और यह स्नेल का लॉ है। स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ाता हूं मैं इस बात को। अगर मैं कंपैरिजन पे आ जाऊं तो इसका मतलब cos IP sin R के बराबर है। sin R बराबर में cos IP। cos IP क्या लिखा जा सकता है जरा बताओ मुझे? sin 90 प्लस थीटा या कुछ भी इस तरह से लिखा जा सकता है ना। तो 90 प्लस थीटा नहीं लिखा जा सकता, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, वॉट एवर जो आपका मर्जी करे आप वो सिंपली से कर सकते हैं। तो मैं इसको 90 डिग्री माइनस में IP कर दे रहा हूं। तो इसका मतलब R बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री प्लस IP, माइनस IP। तो इसका मतलब IP प्लस R बराबर में कितना आ गया? 90 डिग्री। समझ में आ गया? अगर आप चाहो तो cos IP को 90 प्लस IP या 90 माइनस IP लिख सकते हो। मैंने 90 माइनस IP ले लिया, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ दूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? फिर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? सोच लो, ये पूरा 180 डिग्री होगा ना। तो अगर ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 90 डिग्री तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। भाई और बहनों, ये एंगल 90 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि जब एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जब कंप्लीटली पोलराइजेशन, भैया कंप्लीट पोलराइजेशन यहां मैं करा दे रहा हूं। जब कंप्लीट पोलराइजेशन होता है भाई और बहनों, उस अवस्था में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जब आप रिफ्लेक्शन के द्वारा अगर आप पोलराइजेशन कराते हो भाई और बहनों, तो उस पोलराइजेशन में पोलराइजिंग एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और यह है ब्रेविस्टर्स लॉ। आपसे सीधे सीधे इस पे सवाल पूछ दिया जाता है। कैसा सवाल पूछा जाता है अभी अंत में मैं कराऊंगा, आप चिंता नहीं करिएगा। क्वेश्चंस का बिल्कुल एक सीरीज में लाऊंगा। समझ में आ गया? तो यहां पर भी देखिए 100% परपेंडिकुलर टू द, ये देख लेना भैया, 100% पोलराइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन पोलराइज हुआ है, पोलराइजेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन हुआ है, वाइब्रेशन पैरेलल बचा और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन हो गया। इस बात को बहुत अच्छे से समझे रहे। फिर से समझिए, मैं आपको इस बात को समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन पूछा गया है, यहां मैं आपको दिखा रहा था जो वीडियो, उस वीडियो में इस चीज को और क्लियर कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ये वाइब्रेशन पैरेलल टू द सरफेस है।
तो वाइब्रेशन पैरेलल टू द सरफेस बचा रहता है और परपेंडिकुलर वाला पोलराइज हो जाता है। समझिएगा, परपेंडिकुलर वाला पोलराइज हुआ, पैरेलल वाला बचा रहा। इसीलिए आपके मॉड्यूल में देखिए यहां लिखा है पोलराइज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंस, यानी परपेंडिकुलर वाला पोलराइज, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर आप सबके पूरा लिखा हुआ, ब्रेवेस्टस लॉ लिखा हुआ, उसकी प्रूविंग भी की हुई है। ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन की हमें जरूरत नहीं है, सिंपली इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, जरूरत भी नहीं है इसकी। अपने को पढ़ना पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। तीन ही मेथड में हमको पढ़ना है, इस मेथड की जरूरत नहीं है। यहां पर भी वही काम होता है एक्चुअली, एक सर्टेन एंगल पे आप डालते हो तो रिफ्रैक्टेड लाइट पोलराइज हो जाती है, रिफ्लेक्टेड के बजाय रिफ्रैक्टेड पोलराइज हो गई। ठीक बात है। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होता है उसमें सारे वाइब्रेशन होते हैं। ठीक, तो रिफ्रैक्शन में कुछ खास की जरूरत नहीं है, हम लोग स्कैटरिंग वाली पढ़ते हैं। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? लाइट का किसी मॉलिक्यूल से टकराना, कोई भी, चाहे वो हवा का मॉलिक्यूल हो, गैसियस मॉलिक्यूल, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल हो, कोई इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, उससे टकरा करके बिखर जाना, दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। क्लियर? अब मान लीजिए कहीं पर अनपोलराइज लाइट आई, और अनपोलराइज लाइट जैसे ये आ रही है, आने के बाद वो सारे संभावित डायरेक्शंस में बिखर जाती है। जो लाइट राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट, यानी इसके परपेंडिकुलर जो स्कैटर होगी वो प्लेन पोलराइज हो जाती है। यानी कुछ ऐसा होता है कि अनपोलराइज लाइट के वाइब्रेशन यहां पर रुक जाते हैं, वो वाइब्रेशन जा नहीं पाते हैं, सिर्फ एक वाइब्रेशन जा पाता है। कौन सी लाइट? जो लाइट इससे टकरा करके परपेंडिकुलर गई है। जो सीधे गई वो तो बिल्कुल अनपोलराइज्ड होगी, टकराई और सीधे निकल गई, और एक टकरा के कुछ एंगल पे गई तो पार्शियली होगी, लेकिन पोलराइज्ड लाइट 90 डिग्री पे आती है। तो यही बात लिखा हुआ है कि लाइट इज स्कैटर्ड इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट इज ऑलवेज प्लेन पोलराइज्ड। मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको करके बताता हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक, रिफ्लेक्शन के बाद स्कैटरिंग का दिखाएंगे। देखिए, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, इसको देख लीजिए कैसे होता है। स्कैटरिंग में लाइट आई और आ करके टकरा रही है संभावित दिशा में। ठीक है, जैसे यहां देखिए, क्लियर? तो लाइट आई और आके टकरा रही है। देखिए, ये गई, टकराई, किसी से भी टकराई, कोई भी पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल होना चाहिए। ठीक बात है। और ये एयर मॉलिक्यूल हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। देखिए, जो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है वो देखिए पोलराइज हो गया, और इधर भी परपेंडिकुलर वाला पोलराइज हो गया। जो सीधे गया उसका पोलराइजेशन, नो पोलराइजेशन ऑफ पैरेलल टू ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है उसके जो परपेंडिकुलर जाएगा उसी का पोलराइजेशन हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। जो किसी एंगल पे जाएगा वो पार्शियली पोलराइज्ड होगा, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया स्कैटरिंग के दौरान। ठीक बात है। तो भाई और बहनों, यहां पर ये वीडियो भी खत्म हो गई है और अपना टॉपिक भी समाप्त होने के कगार पे आ गया है। ठीक, तो पोलराइजेशन बाय पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अच्छा, एक सवाल मन में आ रहा होगा कि आखिर हम लाइट के पोलराइजेशन से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। यहां पर पोलराइजेशन की सारी घटनाएं समाप्त हो गई। मैं एक बारी फिर से आपको इस टॉपिक पे पूरी तरीके से बता देता हूं। मैं हम लोगों ने सबसे पहले जाना कि पोलराइजेशन होता क्या है। ठीक, पोलराइजेशन क्या होता है। फिर हमने पोलराइजेशन के 4 मेथड को जाना।
सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। जिसमें सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, डाइकोरिज्म प्रॉपर्टी की वजह से, उसको डिटेलिंग करी मैंने, लॉ ऑफ मैलेस यहां पर आपको दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन हो रहा है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में आपको ब्रेविस्टर्स लॉ मिला, एक सर्टेन एंगल पर ऐसा हो रहा है। रिफ्रैक्शन में भी सर्टेन एंगल पर रिफ्रैक्टेड लाइट पोलराइज हो जाती है, ठीक बात है। और पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग में जो लाइट परपेंडिकुलरली इस पाथ के परपेंडिकुलरली जाती है वो स्कैटर हो जाती है, जो स्कैटर हो जाती है परपेंडिकुलरली वो पोलराइज हो जाती है। तो ये सारे मेथड मैंने आपको पोलराइजेशन के बताए। यहां पर जिक्र ऑप्टिकल एक्टिविटी का भी है और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का भी है, पर इसका जिक्र आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आपको पोलराइजेशन के मेथड तक ही पढ़ना है, तो वहीं तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा कि भाई पोलराइजेशन का हमारे ज्यादती जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है हमारी लाइफ में। आइए उस यूज को थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर मैंने किसी ऑर्डिनरी लाइट को लिया आपके सामने, सुन लीजिए बिल्कुल आखिरी बात है, इसके बाद न्यूमेरिकल होगा और ये पूरी विधा खत्म हो जाएगी, और उसको पोलराइज कराया, तो पोलराइजेशन के बाद ऐसा बचा वाइब्रेशन, मान लीजिए, ये भी बच सकता, कोई जरूरी नहीं। तो भाई और बहनों, इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो भी इंटेंसिटी थी उस इंटेंसिटी की यहां आधी हो गई। यानी पोलराइजेशन की मदद से हम इंटेंसिटी को आधा कर सकते हैं। ज्यादा लाइट हमारे लिए कहीं कहीं नुकसानदेह होती है। फॉर एग्जाम्पल, धूप अगर तगड़ी निकली हुई है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। तो हम लोगों ने क्या बना लिया, गॉगल्स बना लिए। अब गॉगल्स में ग्लास लगा होता, अगर आपने देखा होगा गॉगल, सन ग्लासेस जो होते हैं, गॉगल से अच्छा सन ग्लासेस जो होते हैं, तो सन ग्लासेस के अंदर इसी पोलराइजर का इस्तेमाल किया जाता है। जो पोलरॉइड होता है, पोलरॉइड मैंने आपको बताया था ना, मार्क हरपेद ने बनाया था, क्विनाइन आइडोसल्फाइड सेलुलोज सब मिल करके एक पूरा लेयर बनाया था, तो बड़ी शीट बनी थी उससे। तो सबसे पहला इस्तेमाल आपको सन ग्लास में करने को मिलेगा। जो आप चश्मे पहनते हैं, देखते हैं महंगे महंगे वाले आते हैं, वो महंगे क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें पोलरॉइड लगा होता है, वो इंटेंसिटी को आधा कर देता है, आपकी आंखों को नुकसान कम पहुंचाता है। या आप लोगों ने कार में देखा होगा, कार के आगे वाला शीशा महंगा होता है, जो ड्राइवर के सामने होता है, पीछे वाला शीशा सस्ता होता है। आगे वाला शीशा कभी आपने देखा होगा, कभी टूटा होगा तो वो ऐसे दाने दाने में टूटता है ना, एक्चुअली वो भी एक पोलरॉइड है। अब मान लीजिए सामने से कोई गाड़ी आ रही है और उसने एकदम से लाइट जला दिया। हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं वैसे भी ये तो पता ही नहीं कहाँ हाई बीम होना चाहिए, कहाँ लो बीम होना चाहिए। गाड़ी चलाने वाले हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में ये सोचते हैं हमको दिखना चाहिए, बाकी किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको फुल्ली दिखना चाहिए। और आप यूपी बिहार में जाएंगे तो और खतरनाक है, लाइट एक तो कंपनी देती है, एक ऊपर भी लगा लेते हैं बड़ी वाली, है ना। तो होता क्या, अगर सामने से डैजलिंग लाइट आ रही है तो आपकी आंखों पे वो असर डालेगी, आपकी आंखें फौरन अपने प्यूपिल को छोटा करेगी और डिमिंग हो जाएगी, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। ये शीशा क्या करता है, आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को आधा कर देता है। तो सामने से जो डैजलिंग लाइट होती है उसका डैजल नहीं महसूस होता, लाइट दिखेगा पर उसका जो डैजलिंग इफेक्ट है वो आपके तक नहीं पहुंचता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। ठीक बात है। जितनी महंगी कार होती है उतना ही अच्छा पोलराइजर लगा होता है, उतना ही आपके लिए गाड़ी चलाना आसान होता है। तो भाई और बहनों, ऐसे बहुत से यूज हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट को लेकर के। छोटा सा टॉपिक था, दो मुख्य बातें थी, लॉ ऑफ मैलेस, ब्रेविस्टर्स लॉ, उस पर मैंने बात कर ली और आपको सारी बात बता दी। आई होप आज आप लोगों ने जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आया, ठीक है। तो आप इसे पढ़ लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसका, अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं भाई और बहनों न्यूमेरिकल्स, वेव ऑप्टिक्स के, और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स खत्म, रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।